हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज से हम बात करेंगे लेसन नंबर 3 डेरिवेटिव के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में, जहां पे हम समझेंगे कि प्लेयर्स ऑफ डेरिवेटिव मार्केट कौन कौन होते हैं, यानी कि डेरिवेटिव मार्केट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं जो डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने पे फोकस करते हैं। इसके अलावा आज हम एक और चीज समझने वाले हैं, एक तो एडवांटेज ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव के एडवांटेज क्या हैं, दूसरा रिस्क क्या होता है डेरिवेटिव के साथ। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो के अंदर। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो पहले समझते हैं प्लेयर्स ऑफ डेरिवेटिव्स मार्केट। तो डेरिवेटिव मार्केट में तीन मेन प्लेयर्स हैं, पहला हेजर्स, दूसरा स्पेकुलेटर्स, तीसरा आर्बिट्रेयर्स। अब इनको समझते हैं। पहला प्लेयर क्या आता है, हेजर। अब हेजर कौन होता है? अब हेजर के लिए आपको ना हेज वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। हेज वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। एक प्रोसेस होता है हेजिंग। हेजिंग करने का मतलब होता है कि आप जो है ना वो अपने रिस्क को मैनेज करके चल रहे हो। जैसे मैंने आपको इसमें ना बिल्कुल स्टार्टिंग वाली वीडियो जो थी डेरिवेटिव की, वहां पे मैंने आपको एक पॉइंट एक्सप्लेन किया था, जहां पे मैंने आपको ये समझाया था कि एक ट्रेडर जो है ना वो मार्केट की दोनों साइड्स को लेके अपनी पोजीशन को कई बार हेज करके चलता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मुझे मार्केट में लग रहा है कि मार्केट बढ़ने वाली है, तो अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करूं तो मेरे को कॉल बाय करना चाहिए, क्योंकि कॉल बाय जो है ना उसका प्रीमियम जब बढ़ता है जब मार्केट क्या होता है, बढ़ती है। ठीक है, लेकिन एक मेरे अंदर डर भी है क्या कि कहीं मार्केट गिर गई तो मेरे साथ क्या होगा, तो मेरा नुकसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक पुट और खरीद लूंगा, क्योंकि पुट जब खरीदते हैं जब मार्केट गिरने वाली होती है। ठीक है, तो हम पुट भी खरीद लेंगे और कॉल को ही बाय कर लेंगे। इसको बोलते हैं हेज करना। अपनी पोजीशन को हमने क्या कर लिया, हेज कर लिया है कि मतलब मार्केट ऊपर जाएगा जब भी मुझे प्रॉफिट होगा, नीचे आएगा जब भी मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात और समझते हैं, पता है वो क्या, कि अगर मान लो भैया अगर मार्केट ऊपर आ रही है तो आपका कॉल में प्रॉफिट होगा, लेकिन पुट में तो नुकसान हो रहा होगा ना। सेम ऐसे ही अगर मैंने कॉल में अगर मान लेते हैं नुकसान हो रहा हो तो पुट मुझे प्रॉफिट दे रहा होगा, तो ओवर प्रॉफिट कहाँ हुआ आपको। तो जब मुझे लगेगा मार्केट ने एक डायरेक्शन में मूवमेंट पकड़ ली है तो मैं एक जगह से एग्जिट कर जाऊंगा। तो ऐसे कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके जरिए हम जो है ना अपनी पोजीशन को हेज करके चलते हैं या फिर अपने रिस्क को मिनिमम करते हुए चलते हैं। इसको बोलते हैं हेजिंग करना। और ये कौन से होते हैं, इन ट्रेडर्स को बोलते हैं हेजर्स। दीज इंडिविजुअल्स और एंटाइटीज। तो ये जो इंडिविजुअल्स हों चाहे ये कोई एंटाइटीज हों, सच एज बिजनेसेस, फार्मर्स, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉय डेरिवेटिव्स टू मैनेज और मिटिगेट देयर एक्सपोजर। ये क्या करना चाहते हैं, ये या तो अपने एक्सपोजर को मैनेज करना चाहते हैं या फिर अपने एक्सपोजर को मिटिगेट यानी कि कम से कम करना चाहते हैं टू फ्लक्चुएशंस इन द प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट, ताकि जो फ्लक्चुएशंस है ना उससे खुद को बचा सकें। क्योंकि आप सब जानते हैं भाई जो एसेट की वैल्यू है, एसेट का जो प्राइस है वो लगातार फ्लक्चुएट करते रहेंगे, कभी बढ़ेंगे कभी घटेंगे। उस चीज से मैनेज करने के लिए अपनी पोजीशंस जो उन्होंने बनाई है उसको हेज करके चलते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, तो इन एन अंडरलाइंग एसेट बाय यूटिलाइजिंग डेरिवेटिव्स हेजर्स एम टू मिनिमाइज रिस्क। हेजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि अपने रिस्क को मुझे क्या रखना है, मिनिमम रखना है। ठीक है, ताकि मैं अपने रिटर्न्स को मैक्सिमम कर पाऊं। एंड स्टेबलाइज देयर फाइनेंशियल पोजीशन, और अपने फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, पता है आपको इस एग्जांपल में कई बार इन ट्रेडर्स का ही नुकसान भी होता है। पता है किस केस में, देखो अगर कॉल और पुट दोनों बाय कर रखे हैं लेकिन मान लो मार्केट साइडवेज चले जाए। साइडवेज का मतलब क्या होता है कि मार्केट कोई मोमेंटम दिखाए ही ना, तो ना तो ऊपर की तरफ ना नीचे की तरफ। तो ऐसे केसेस में कॉल की वैल्यू भी गिर जाती है और पुट की वैल्यू भी गिर जाती है। क्योंकि अगर आपने ऑप्शंस को समझाया तो आपको पता होगा, एक होता है टाइम डीके। टाइम डीके मतलब क्या होता है कि प्रीमियम जैसे जैसे टाइम करीब आता है ना और टाइम बीतता हुआ चला जाता है, प्रीमियम कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर मार्केट साइडवेज जा रही है तो कॉल का जो प्रीमियम वो भी कम हो जाएगा और पुट में भी क्या होगा, नुकसान होगा। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है इस हेज की पोजीशन में। लेकिन हम हेज करके चलते ही इसलिए ताकि हम अपनी पोजीशन को या फिर अपने रिस्क को मिनिमम रख पाएं। ठीक है, तो जनरली केस में इन स्ट्रेटजीज को हम यूज करते हैं हेजिंग के अंदर। और ये लोग जो भी लोग इन स्ट्रेटजी को यूज करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेजर्स बोल के चलते हैं। दूसरे कौन होते हैं,
स्पेकुलेटर्स। अब बात ही भैया ये स्पेकुलेटर कौन होते हैं? स्पेकुलेटर काम करते हैं मार्केट को स्पेकुलेट करने का, यानी कि स्पेकुलेशन का काम होता है इनका कि मार्केट जो है वो कैसे रिएक्ट करने वाली है, प्राइसेस ऊपर की तरफ जाने वाले हैं या प्राइसेस नीचे की तरफ आने वाले हैं, दोनों चीज देखते हैं ये लोग। अब जब हम बात करते हैं प्राइसेस की, तो स्पेकुलेटर जो है ना वो डाटा को स्टडी करके ये चीज चेक करता है कि डाटा के हिसाब से मार्केट जो है वो क्या पोजीशन लेने वाली है, मार्केट अब वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट दिखाने वाली है, वापस नीचे आने वाली है। तो ट्रेडर्स हु एंगेज इन द डेरिवेटिव मार्केट, वो ट्रेडर जो डेरिवेटिव मार्केट में इन्वॉल्व रहते हैं, प्राइमरीली टू कैपिटलाइज ऑन प्राइस मूवमेंट, तो वो मेन फोकस किस पे करते हैं? प्राइस मूवमेंट्स पे फोकस करते हैं इन द अंडरलाइंग एसेट, जो भी अंडरलाइंग एसेट्स है उसको लेके। और रेफर टू एज स्पेकुलेटर, तो उसको क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटर बोलते हैं। यानी कि जब वो प्राइस के हिसाब से रिएक्ट करते हैं कि प्राइस बढ़ने वाला है या प्राइस कम होने वाला है, तो ऐसे ट्रेडर्स को हम क्या बोलते हैं? स्पेकुलेटर्स बोलते हैं। While they may not vested interest in the underlying asset itself, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं वो डायरेक्ट उस एसेट में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। स्पेकुलेटर्स आर विलिंग टू एज्यूम रिस्क इन परस्यूट ऑफ पोटेंशियल प्रॉफिट्स फ्रॉम प्राइस फ्लक्चुएशंस, तो जो स्पेकुलेटर है वो रिस्क इसलिए लेते हैं ताकि वो जो प्राइस को ट्रेड कर पाए, यानी कि वो प्राइस फ्लक्चुएशंस को ट्रेड करते हैं कि प्राइस जो है वो ऊपर जाने वाला है या प्राइस नीचे जाने वाला है। कई बार हम जो है ना स्पेकुलेटर को एक तरह से यही बोल देते हैं कि वो तुक्के मार रहे हैं। फॉर एग्जांपल जनरली स्पेकुलेटर ये भी करते हैं, वो ये देखते हैं कि मार्केट जो है ना वो काफ़ी गिर चुकी है, काफ़ी दिनों से बहुत नीचे आ चुकी है, यानी कि अब यहाँ से मार्केट और नीचे नहीं जाएगी, और थोड़ा बहुत डाटा को स्टडी कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएंगी, तो वो जनरली उस केस में लॉन्ग ट्रेड ले लेते हैं। लॉन्ग ट्रेड का मतलब क्या होता है कि अब मार्केट यहाँ से और नीचे नहीं जाएगी, मार्केट ऊपर बढ़ने वाली है। और जनरली जब मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी होती है तो स्पेकुलेटर क्या सोचते हैं कि अब जो है मार्केट बहुत बढ़ चुकी है, ठीक है, स्टॉक्स के प्राइस बहुत भाग चुके हैं, इससे ज़्यादा तो मार्केट नहीं भागेगी, ठीक है, तो वो वहाँ से क्या करते हैं? कुछ टाइम वेट करते हैं, फिर कुछ डाटा को स्टडी करते हैं और फिर वहाँ से शॉर्ट कर देते हैं मार्केट को, इनके मार्केट जो है वो गिरने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्पेकुलेटर्स है ना वो रिएक्ट करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारे पास यहाँ पे? आरबी ट्रेडर्स। अब ये समझते हैं, ये एक वर्ड बना हुआ है आर्बिट्रेज से, ठीक है, इसे समझते हैं। अब ये क्या करते हैं? तो ये ट्रेडर जो है ना, जो प्राइस में थोड़ी बहुत डिस्पैरिटीज होती है ना, उसके बीच में प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, तो वही समझते हैं। तो दीज ट्रेडर्स सीक टू एक्सप्लॉइट प्राइसिंग डिस्पैरिटीज, यानी कि प्राइस में जो भी डिस्पैरिटीज है या फिर इनएफिशिएंसी है किसी स्टॉक के प्राइस में अक्रॉस रिलेटेड मार्केट्स और डेरिवेटिव, मार्केट में या फिर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में, टू जनरेट प्रॉफिट, तो ये वहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं। यानी कि जो भी गैप है, जो भी डिस्पैरिटीज है, ठीक है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो भी इनएफिशिएंसीज है मार्केट के अंदर, उसको कवर करते हुए ये लोग प्रॉफिट जनरेट अपना करते हैं। आर्बिट्रेजर्स कैपिटलाइज ऑन प्राइस डिफरेंशियल्स, ये कहीं ना कहीं कैपिटलाइज करते हैं प्राइस डिफरेंशियल्स को, यानी कि प्राइस में डिफरेंस को अपना प्रॉफिट बनाते हैं बाय साइमल्टेनियसली बाय एंड सेलिंग, यानी कि लगातार खरीद के और बेच के कंपेरेबल एसेट्स को और कॉन्ट्रैक्ट को, एमिंग टू सिक्योर रिस्क फ्री रिटर्न्स, जहां से वो कहीं ना कहीं रिस्क फ्री रिटर्न जनरेट करते हैं। इसके बाद देयर एक्टिविटीज प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग प्राइसेस, अब इनकी जो एक्टिविटीज है ना वो कहीं ना कहीं एक तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि प्राइस को मेंटेन रखना है, यानी कि प्राइस इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखना है अक्रॉस वेरियस मार्केट प्लेसेस, हर एक मार्केट इंस्ट्रूमेंट में और हर एक मार्केट प्लेस में। तो ये तीन हमारे पास मेन प्लेयर्स आए जो डेरिवेटिव मार्केट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है? एडवांटेजेस एंड रिस्क एसोसिएटेड विद डेरिवेटिव मार्केट, यानी कि क्या क्या फायदे हैं डेरिवेटिव मार्केट में ट्रेडिंग करने के, इन्वेस्टमेंट करने के, और कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं डेरिवेटिव मार्केट के अंदर, वो अब हम डिस्कस करते हैं। पहले फटाफट डिस्कस करते हैं हम यहाँ पे एडवांटेज ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अंदर कौन कौन से एडवांटेज होते हैं? तो पहला क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, इसको हम कई बार ना ध्यान रखना रिस्क एलोकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिस्क एलोकेशन। मतलब रिस्क एलोकेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि हमने अपने रिस्क को मल्टीपल एसेट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे हम सब जानते हैं
कि डेरिवेटिव में हमारे पास एक चीज़ नहीं है ट्रेड करने के लिए। हम पहले पढ़ के आए हैं, हमारे पास ऑप्शंस है, हमारे पास फ्यूचर है, हमारे पास स्वैप है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कमोडिटी है ट्रेड करने के लिए, हमारे पास बॉन्ड्स है ट्रेड करने के लिए, इंडेक्स है ट्रेड करने के लिए, अलग अलग स्टॉक्स है ट्रेड करने के लिए, यानी कि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट है ना डेरिवेटिव में ट्रेड करने के लिए। हमारे पास करेंसी भी है ट्रेड करने के लिए। तो जिसकी वजह से क्या होता है, हम अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को जिसमें हमें अच्छा लगेगा हम वहाँ पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अपना सकते हैं, यानी कि जो हमारे लिए सुटेबल होगी, यानी कि जो भी एक पर्सन के लिए, एक एंटाइटी के लिए सुटेबल होगी, वो उस कमोडिटी के अंदर, वो उस करेंसी के अंदर, उस स्टॉक के अंदर, ठीक है, ट्रेड कर सकते हैं। जिससे क्या होता है, उनका रिस्क जो है वो एलोकेट हो जाता है। क्योंकि हम सब जानते हैं जब भी हम एक साथ मल्टीपल एसेट्स में डील कर रहे होते हैं, ट्रेड कर रहे होते हैं, तो हमारा जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता है। जिसकी वजह से अगर मान लो कुछ एसेट्स में हमें अगर लॉस हो भी रहा है तो बाकी एसेट से आए हुए प्रॉफिट उस लॉस को कवर कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेज करना या फिर रिस्क एलोकेट करना। यहाँ पे मैं एक चीज और समझाना चाहूंगा, वो चीज है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। जनरली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स अपना रिवॉर्ड ज्यादा रखते हैं रिस्क से। यानी कि सपोज करते हैं अगर वो कहीं पे 1 रुपए खो रहे हैं तो वो कोशिश करते हैं या तो 1:2, यानी कि 1 रुपए खो रहा हूं, 2 रुपए कम से कम गेन होना चाहिए, या फिर 1:3। सबसे खराब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है 1:1 का, कि मैं 50% चांस है कि मैं पैसे को हार जाऊंगा और 50% ही मुझे क्या चांस है कि मुझे पैसा वापस मिल जाएगा या फिर मैं गेन कर लूंगा। लेकिन ये 1:2 और ये 1:3 काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, जहां पे रिस्क कम होता है, रिवॉर्ड ज्यादा होते हैं। तो इस तरीके से हम जो है रिस्क को मैनेज करते चलते हैं डेरिवेटिव्स के अंदर। यानी कि डेरिवेटिव हमें रिस्क मैनेजमेंट के लिए और रिस्क एलोकेशन के लिए अच्छे अच्छे टूल्स प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अच्छे अच्छे एसेट्स और इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है जिसके जरिए हम अपने रिस्क को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, प्राइस डिस्कवरी। अब समझते हैं प्राइस डिस्कवरी को। जब हम बात करते हैं किस चीज की, प्राइस डिस्कवरी की, तो प्राइस डिस्कवरी का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं प्राइस मैकेनिज्म काम करता है। जब हम मार्केट में अलग चीजें देखते हैं तो उसके जरिए प्राइस को समझ सकते हैं कि कैसे डिमांड और सप्लाई किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी एसेट की प्राइस को इन्फ्लुएंस करती है और कैसे प्राइस को डिस्कवर किया जाता है डेरिवेटिव्स के अंदर। जो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो प्राइस को डिस्कवर करने में हेल्प करते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लेवरेज। लेकिन डिसएडवांटेज वही पढ़ने को मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने जब आपको लेवरेज पढ़ाया था पिछली वीडियो में, मैंने आपको एक चीज समझाई थी। लेवरेज का मतलब क्या होता है, एक छोटे से अमाउंट पे, छोटे से इन्वेस्टमेंट अमाउंट से या फिर छोटे से ट्रेडिंग अमाउंट से एक ज्यादा अमाउंट की ट्रेडिंग कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो कोई स्टॉक या फिर कोई ब्रोकर आपको 5x की लेवरेज दे रहा है, इसका मतलब मैं 1 लाख रुपए से 5 लाख की ट्रेडिंग कर सकता हूं और मुझे प्रॉफिट भी 5 लाख के ऊपर मिलेगा, तो ये तो मेरे फायदे वाली बात है। लेकिन भाई रिस्क भी तो इन्वॉल्व है, अगर मुझे लॉस हो गया तो मुझे 5 लाख का वो लॉस भी पे करना पड़ेगा। सपोज करते हैं, एग्जांपल लेता हूं मैं यहाँ से, मान लेते हैं 1 लाख रुपए से मैं ट्रेड कर रहा हूं, मेरे पास तो खुद का 1 लाख रुपए है ना, लेकिन लेवरेज कितने की मिली, 5 लाख की, 5 लाख की लेवरेज मिलती है। मान लेते हैं 10% का लॉस होता, अगर 10% का लॉस है, 10% का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट भी मैं इस पे कमाऊंगा, इस 5 लाख पे। 5 लाख का 10% कितना होता है, 50,000 रुपए, यानी कि मैंने 1 लाख कितना बढ़ा दिया, 1.5 लाख रुपए। लेकिन वही सोचो अगर 5 लाख रुपए पे मुझे 10% का लॉस होता है तो मेरा आधा अकाउंट खाली हो जाएगा। मेरे पास 1 लाख रुपए थे, अब मात्र 50,000 रुपए बचेंगे। एक चीज और समझो, अगर मान लो गलती से 20% का लॉस हो गया, पूरा अकाउंट खत्म, और अगर उसका ज्यादा लॉस हो गया तो मुझे अपनी जेब से पैसा भरना पड़ेगा। तो ये चीज होती है लेवरेज। तो लेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है अगर प्रॉपर तरीके से उसे यूज किया जाए तो ये तो मैंने आपको कम लेवरेज बताया 5x का। अब अगर आप 4x में देखोगे तो 4x में लेवरेज बहुत ज्यादा होता है, 500x भी होता है, 50x भी होता है, यानी कि हम 1-1 लाख रुपए से करोड़ों तक की जो है ना ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो वो लेवरेज मिलता है हमें। तो लेवरेज में ना मैं मानता हूँ एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, प्रॉफिट हम अच्छा कमा सकते हैं अगर हमें ट्रेडिंग अच्छे से करनी आती है तो, लेकिन नुकसान भी बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि रिस्क भी साथ साथ बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम अपना लेवरेज बढ़ाते हैं वैसे वैसे रिस्क भी बढ़ता हुआ चला जाता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या आता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जब पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं, मैंने आपको पहले पॉइंट में ही समझाया था कि रिस्क एलोकेट क्यों होता है, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर हम जो है मल्टीपल एसेट्स
कॉन्ट्रैक्ट्स या फिर मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट में अपने पैसे को डाल सकते हैं, जिसके जरिए हम जो है ट्रेडिंग ज़्यादा अमाउंट में कर सकते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन, यानी कि हम जो है वो अलग अलग, जैसे कुछ पैसा कमोडिटी में लगा दिया, कुछ पैसा हमने बॉन्ड्स में लगा दिया, कुछ पैसा इंडेक्स में लगा दिया, कुछ पैसा स्टॉक्स में लगा दिया, ऐसे करके हम जो है ना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में पैसे को लगा के अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, ताकि हम एक अच्छा रिस्क मैनेज कर सकें और अपना पोर्टफोलियो बेहतर बना पाएं। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या है, स्पेकुलेटिव अपॉर्चुनिटी। भाई स्पेकुलेशन की अपॉर्चुनिटी मिलती है जब हम अलग अलग डाटा को स्टडी करते हैं स्टॉक मार्केट में, तो पता लगता है कि प्राइस में किस किस लेवल में फ्लक्चुएशंस आने वाले हैं, फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा या फ्यूचर में प्राइस कम हो जाएगा, इन सब का बेनिफिट हमें मिलता है किसके जरिए, इस पॉइंट के जरिए स्पेकुलेशन अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें डेरिवेटिव्स के अंदर, जिसके जरिए हम जो है वो फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका हल्का फुल्का डाटा के अकॉर्डिंग प्रेडिक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेड ले सकते हैं। तो स्पेकुलेशन अपॉर्चुनिटी मिल गई। तो ये सब क्या है, एडवांटेज है डेरिवेटिव्स के अंदर। अब समझते हैं रिस्क एसोसिएटेड विद डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के अंदर कौन कौन से रिस्क वाले पॉइंट भी होते हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला लेवरेज रिस्क, भी आपको मैं समझा के आया कि लेवरेज सिर्फ हमें प्रॉफिट ही नहीं देता, हमें एक्सपोजर ही नहीं देता, कई बार रिस्क भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि हम कई बार लेवरेज इतना ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हैं कि हमारा पूरा अकाउंट वाइप ऑफ हो जाता है, यानी कि खत्म हो जाता है। ठीक है, हमारा पूरा जो बैलेंस है वो खत्म हो जाता है, और कई बार तो नेगेटिव बैलेंसेस भी शो हो रहे होते हैं डीमैट अकाउंट में, फिर हमें बैंक अकाउंट से पेमेंट भी करनी पड़ती है। तो लेवरेज एक इंपॉर्टेंट रिस्क भी है। तो इसलिए ट्रेडर ध्यान रखते हैं कि लेवरेज जो है ना वो एक आइडियल अमाउंट में ही लेना है जितना रिस्क हम झेल सकते हैं, क्योंकि जितना लेवरेज बढ़ाएंगे रिस्क भी साथ साथ उतना ही बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब एक तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि हम लोग उधार पे ट्रेड कर रहे हैं। इस बात का मतलब यही है ना कि भाई मेरे पास 1 लाख रुपए हैं और मैं 5 लाख का ट्रेड ले रहा हूँ, इसका मतलब मैंने 4 लाख मैंने ब्रोकर से उधार लिए हैं, और अगर वो उधार लिया और पैसा डूब गया तो मुझे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ पे है, तो रिस्क भी इन्वॉल्व होता है लेवरेज के अंदर। दूसरा पॉइंट क्या आता है, काउंटर पार्टी रिस्क। काउंटर पार्टी रिस्क मैंने आपको समझाया तो ऑप्शन ट्रेडिंग में जहां पे एक पार्टी के पास क्या होता है, ओब्लिगेशन होता है, दूसरे के पास नहीं होता। लेकिन मान लो अगर बंदा जिसके पास ओब्लिगेशन है वो फेल हो गया पेमेंट करने में, इसका मतलब क्या है कि नुकसान हो जाएगा दूसरी पार्टी का। वही चीज यहाँ पे है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफन इन्वॉल्व एग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टीज। बाय डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है। एक्सपोजिंग पार्टिसिपेंट, जहां पे वो पार्टिसिपेंट को एक्सपोज करते हैं टू काउंटर पार्टी रिस्क, ताकि रिस्क को कवर कर सके। इफ वन पार्टी फेल्स टू फुलफिल इट्स ऑब्लिगेशन, अगर एक पार्टी ऑब्लिगेशन फुलफिल करने में फेल हो गई, द अदर पार्टी में इनकर लॉसेस, दूसरी पार्टी को भी लॉसेस यहाँ पे हो सकते हैं। इसके बाद मार्केट में किस तरह का रिस्क रहता है वो देखते हैं। डेरिवेटिव प्राइसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मूवमेंट्स इन अंडरलाइंग एसेट प्राइसेस, यानी कि जब भी एसेट प्राइस में चेंज आएगा तो कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है डेरिवेटिव के प्राइस में वो भी हमें देखने को मिलेगा। डेरिवेटिव का प्राइस ही फ्लक्चुएट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से हो कह सकता है कि मार्केट में रिस्क इन्वॉल्व होता है, यानी कि हम जो है वो प्राइस को पूरे तरीके से ना डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी कि एसेट के प्राइस भी अफेक्ट करते हैं, इंटरेस्ट रेट भी अफेक्ट करते हैं, और अदर मार्केट फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं मार्केट में रिस्क क्रिएट करते हैं। इसके अलावा मार्केट वोलेटिलिटी भाई वही बढ़ती है। हम सब देखते हैं कि कई बार मार्केट में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बजट का इवेंट हो गया, या फिर मान लेते हैं कोई बिजनेस न्यूज आई, क्वार्टर्स के रिजल्ट आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ जाती है, मार्केट में प्राइसेस जो हैं वो बहुत ऊपर नीचे बहुत तेजी से हो जाए। फॉर एग्जांपल कोविड एक ऐसी सिचुएशन थी जहां पे मार्केट लगातार टूटता चला गया था। तो वही सेम चीज यहाँ पे है कि मार्केट में वोलेटिलिटी कभी भी बढ़ जाती है, और वोलेटिलिटी केस में अच्छे खासे ट्रेडर्स को भी लॉस देखने को मिलता है। तो कैन लीड टू रैपिड प्राइस फ्लक्चुएशंस, जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशंस बहुत तेजी से होते हैं इन डेरिवेटिव्स, रिजल्टिंग इन अनएक्सपेक्टेड गेन्स और लॉसेस, जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड हमें गेन देखने को मिलते हैं और लॉस देखने को मिलते हैं फॉर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को। फोर्थ पॉइंट क्या है, लिक्विडिटी रिस्क। भाई लिक्विडिटी रिस्क भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क है। मान लेते हैं कि कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है या फिर कोई पर्टिकुलर एसेट है, डेरिवेटिव है, जहां पे लिक्विडिटी अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे केस में वहां से पैसा निकालना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब ही क्या होता है, ऐसे एसेट जिसको हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकें। मैं आपको समझाता हूँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जिनको लोग बोलते हैं पेनी स्टॉक। अगर आपने पढ़ा है तो पेनी स्टॉक का मतलब क्या होता है, बहुत सस्ते स्टॉक जो आपको 1 रुपये 2 रुपये कुछ पैसे के भाव में भी मिल जाएंगे,
मिलेंगे। जो लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा डबल कर देगा, क्योंकि 1 रुपये का 2 रुपये होना बहुत ईजी होता है, ठीक है। पर कई बार क्या होता है कि इन सब पे NSE की या फिर BSE की जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज है उनकी खास नजर रहती है कि ये कहीं लोग स्कैम ना करें। तो ऐसे केसेस में पता है दिक्कत क्या होती है, ऐसे केसेस में दिक्कत क्या होती है कि इनकी लिक्विडिटी में दिक्कत आती है कि बहुत जल्दी आपको इनके बायर्स भी नहीं मिलेंगे और बहुत जल्दी आपको इनके सेलर्स भी नहीं मिलेंगे। तो ऐसे केसेस में अपने पैसे को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, यानी कि लैक सफिशिएंट लिक्विडिटी की होने की वजह से ये भी एक रिस्क बन जाता है कि हमारा पैसा उस पर्टिकुलर एसेट में अटक जाता है। इसके बाद रेगुलेटरी रिस्क यानी कि रेगुलेशन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है। जैसे मान लेते हैं हमारे देश में, इंडिया में जो सेबी है वो करती है स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से रेगुलेट नहीं कर रही है। इस बात का मतलब क्या है कि बहुत से ट्रेडर्स को बहुत बड़े लेवल पर नुकसान होने वाला है। या फिर मान लेते हैं कि कुछ पॉलिसी में चेंज कर दिया, रेगुलेशंस की पॉलिसी बदल दी, तो उसको लेके भी जो ट्रेडर्स हैं उनको नुकसान होता रहता है। तो बहुत सी दिक्कतें हैं जो हमें जहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है, किसमें, डेरिवेटिव सेक्शन में स्टॉक मार्केट के, ठीक है। तो उम्मीद है आपको एडवांटेज भी समझ में आए और आपको रिस्क भी समझ में आए डेरिवेटिव्स के, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जब हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। चैप्टर भी फिनिश नहीं हुआ है, अभी सिर्फ डेरिवेटिव वाला पार्ट खत्म हुआ है, अभी प्राइस वगैरह के बारे में भी हमें बात करना है, ठीक है, जो हम बात करेंगे आने वाले टॉपिक के अंदर। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। वो मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, यानी कि 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब इसको जो उतारना उतार सकता है बोर्ड के सामने से।